नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आज हम आपके सामने एक ऐसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है सूफा। और यकीन मानिए, ये इस साल की यानी कि 2022 की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, जिसकी तह में एक ऐसा खतरनाक संगठन है जो इस वक्त देश की आंतरिक सुरक्षा पर सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। ये संगठन एक बार फिर देश के अलग अलग शहरों में धमाके करना चाहता है। न्यूज 18 की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में 5 राज्यों में जाकर 10 रिपोर्टर्स ने तहकीकात की है। अलग अलग लोकेशन से तैयार की गई इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में देश की सुरक्षा को लेकर ऐसी बातें पता चली है जो बहुत फिक्र में डालने वाली है। और इसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको यह बता दें कि भारत में एक नया आतंकी संगठन तैयार हो चुका है। इस संगठन ने कई शहरों में धमाकों की साजिश रची है और ऐसी रिपोर्ट्स है क्योंकि जो विस्फोटक मिला है वो बहुत ज्यादा तादाद में मिला है। आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल पकड़ा गया है, जिसके बाद विस्फोटक को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 5 राज्यों में लगातार जांच की जा रही है, कई टीम काम कर रही है और अब एनआईए की भी नजर इस नए आतंकी नेटवर्क पर आ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपका शहर भी इन आतंकवादियों के निशाने पर है? इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको बहुत सी बड़ी बातें पता चलेंगी। विस्फोटक लोड हो चुका था। इस बारूद को अब प्लांट किया जाना था। फिर क्या हुआ? 10 दिनों से यह खबर आपकी टीवी स्क्रीन से दूर थी। खतरा इतना बड़ा है कि निशाने पर हैं देश के कई शहर। जयपुर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, न जाने भारत के किस किस शहर को फिर से बहुत बड़े धमाके से दहलाने की साजिश रची गई। 3 लोग एक मिशन के लिए तैयार हुए। मकसद था एक बड़े शहर में धमाके के लिए बारूद की सप्लाई। तीनों के बीच मीटिंग हुई, मिशन की बड़ी बातें बताई गईं, कुछ सवाल हुए तो मास्टरमाइंड ने उनके जवाब भी दिए। इसी मीटिंग में यह फैसला हुआ कि एक बड़े शहर में बहुत बड़ा बम धमाका करना है। गाड़ी तैयार की गई ताकि विस्फोटक को प्लान के मुताबिक टारगेट सिटी तक ले जाया जा सके। एक दूसरे सूबे के एक छोटे से शहर में विस्फोटक लोड किया गया। एक नहीं बल्कि 2 बैग में विस्फोटक रखा गया। प्लान बिल्कुल फूल प्रूफ था। इन लोगों को इसका पूरा भरोसा था। बारूद बहुत ज्यादा था। इसका मतलब टारगेट पर एक शहर की कोई एक लोकेशन नहीं थी, आशंका सिलसिलेवार ब्लास्ट की थी। क्या भारत में अब तक का सबसे खतरनाक आतंकी हमला होने जा रहा था? हिंदुस्तान को दहलाने के लिए कितना बड़ा बम बनाने की तैयारी थी? लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि पूरे प्लान का भांडाफोड़ हो गया। बारूद वाली साजिश चकनाचूर हो गई। न साजिश रचने वाले अपने टारगेट पर पहुंच पाए, न उनका बारूद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यह आतंक मचाने वाला बारूद आया कहां से? मदद पाकिस्तान की तरफ से हुई या बारूद नेपाल के रास्ते भारत आया? या फिर बांग्लादेश की तरफ से पूरा नेटवर्क तैयार किया गया? इस केस में 1-2 नहीं बल्कि 6 ऐसी गिरफ्तारियां हुई जिनका प्लान सबके होश उड़ा सकता है। ये लोग कौन हैं? कहां से आए? ये किसके लिए काम कर रहे थे? किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा था? बारूद से भरा बैग किसने दिया? ये बैग किसे दिया जाना था?
और फिर बड़ा सवाल कि इनका पहला और बड़ा टारगेट क्या था। इसमें 2 नहीं 3 सूबों की पुलिस तलाश कर रही है। एसआईटी से लेकर एटीएस एक सुराग पुलिस तलाश रही है। प्लान क्या था, मास्टरमाइंड कौन है और बरामद क्या हुआ है, ये 3 बातें बहुत ज्यादा फिक्र में डालने वाली हैं। इन 6 गिरफ्तारियों ने एक ऐसे प्लान को ध्वस्त कर दिया जिसके सेंटर में एक बहुत बड़े बम धमाके को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब ये पूरा केस एसआईटी से लेकर स्पेशल ग्रुप और एटीएस के साथ ये मामला एनआईए तक पहुंचने जा रहा है, क्योंकि जो खतरा है उसे सिमी और इंडियन मुजाहिदीन का लेटेस्ट वर्जन कहा जा रहा है। नाम है सूफा। सूफा क्या है? सूफा से कौन लोग जुड़े हैं? क्या सूफा के तार भारत से बाहर पाकिस्तान और बांग्लादेश तक फैले हैं? क्या सूफा का लिंक खाड़ी देशों तक है? सूफा इस वक्त भारत की अंदरूनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा उभरता हुआ खतरा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स है कि सूफा में स्लीपर सेल भी है और लॉन वुल्फ वाली आतंकी रणनीति भी, ताकि सिलसिलेवार धमाकों को अंजाम दिया जाए। सूफा का तौर तरीका बहुत हद तक इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन ठीक वही विस्फोटक इस्तेमाल करता है जो गिरफ्तार लोगों से मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सूफा के 1-2 नहीं बल्कि 5 राज्यों में तार फैले हुए हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई, जयपुर से लेकर भोपाल तक सूफा से खतरे की घंटी बजने लगी है। पूछताछ में ऐसी बातें पता चली हैं जो होश उड़ा सकती हैं। खुफिया एजेंसियों की नजर इस वक्त 5 राज्यों पर है। इन्हीं 5 राज्यों में इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। सूफा को लेकर जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। क्या सूफा का मकसद 1993 वाले आतंकी धमाकों को दोहराना है? क्या सूफा के टारगेट पर भोपाल और दिल्ली के बाजार हैं? क्या सूफा और इससे जुड़े लोग जयपुर और अहमदाबाद में अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले थे? ये रिपोर्ट इस आतंकी साजिश की पैन इंडिया इन्वेस्टिगेशन है। इस इन्वेस्टिगेशन में 5 राज्यों से 10 रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट शामिल है। सूफा और इसके कारिंदों की बहुत सी चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। देश में सबसे नया और सबसे बड़ा आतंकी खतरा कैसे और कहां मंडरा रहा है? क्या इसकी जद में आपका शहर भी शामिल है? सूफा पर इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा। कौन कौन सी जांच एजेंसी शामिल है और अभी तक उन्हें क्या मिला? नए सुराग सूफा के अलावा किस और संगठन की तरफ इशारा कर रहे हैं? दबिश कहां दी जा रही है? कहां से गिरफ्तारी हो रही है? सूफा पर इस एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बहुत से जवाब मिलने जा रहे हैं। तो सूफा आतंकी संगठन पर परत दर परत चौंकाने वाली बातें खुलती जा रही हैं। सूफा में कौन गिरफ्तार हुआ, कैसे गिरफ्तार हुआ, इसे समझने के लिए आपको अब अगली रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में ही सूफा की मोडस ऑपरेंडी और इसका सबसे बड़ा खतरा छुपा हुआ है। इस आतंकी संगठन से जुड़े और इसकी मदद करने वालों में अब तक 8 लोग पकड़े जा चुके हैं और जल्द ही कई और गिरफ्तारी हो सकती है। सूफा के आतंकी जब गिरफ्तार हुए उससे पहले उनकी पुलिस से 15 मिनट किस पर बात हुई, किस बात पर बहस हुई, यह रिपोर्ट आप देखेंगे तो वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अल्तमस 26 साल, सैफुल्लाह 36 साल और जुबैर की उम्र 41 साल। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर भारत के बड़े शहर को टारगेट किया, उसे बम से उड़ाने की साजिश रची। इनका इरादा था पूरे हिंदुस्तान को हिलाने का। यही वो 3 शख्स हैं जो सूफा के लिए काम कर रहे थे और जिनकी गिरफ्तारी सबसे पहले हुई है।
इन लोगों पर यूएपीए की धारा लगाई गई है और अब सूफा को लेकर जांच उस लेवल पर चल रही है जिसमें देश की तमाम बड़ी एजेंसियां इनपुट जुटा रही हैं। ये केस अब सीधे एनआईए के रडार पर आ गया है। सूफा को लेकर जांच का लेवल अब दिल्ली तक पहुंच गया है। ये संगठन अब एनआईए के रडार पर भी है। सूफा के मिशन का पर्दाफाश कैसे हुआ, सूफा क्या कर रहा था और इन तीनों यानी अल्तमस, सैफुल्ला और जुबैर का उसमें क्या रोल था, अब इसे बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि यहां से सूफा का एजेंडा समझ आएगा, सूफा का तरीका समझ आएगा, सूफा की टेरर ट्रेल पर जांच एजेंसियों की नजर कैसे पड़ी है। इसके लिए देखिए 30 मार्च 2022 मध्य प्रदेश का रतलाम शहर, यहीं से यह आतंकी किस्सा शुरू हुआ। रतलाम में आतंकी मंसूबों को लेकर एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में फैसला हुआ कि विस्फोटक को टारगेट तक पहुंचाना है। बातें तय हुई। इस पूरे आतंकी मिशन के लिए कोडवर्ड तैयार किए गए और ये तीनों यानी अल्तमस, सैफुल्ला और जुबैर निकल पड़े अपने टारगेट की तरफ। उनके पास बैग में था विस्फोटक, साथ में था कुछ और सामान जिसका इस्तेमाल बम बनाने में किया जाना था। तीनों ने विस्फोटक के बैग लिए और धमाके में इस्तेमाल होने वाले उपकरण उठाए। इसके बाद यह आतंकियों का गैंग गाड़ी से निकल पड़ा। सफर लंबा था क्योंकि सूफा का टारगेट बहुत दूर था। सूफा संगठन ने अपना पहला टारगेट बनाया जयपुर शहर, जहां इन लोगों को विस्फोटक पहुंचाना था। यानी ये तीनों कुरियर के तौर पर काम कर रहे थे और उनको जयपुर में आतंकियों के दूसरे गुट तक या कहें कि स्लीपर सेल तक ये सामान पहुंचाना था। सबसे बड़ी बात सामने आई है कि ये एक बड़ा मास्टर प्लान था जयपुर के अंदर धमाकों का और जयपुर के बाद में देश के दूसरे शहरों में। सूफा के आतंकियों की गाड़ी चलती रही, इस डर के साथ कि कहीं पुलिस चेकिंग में रोका ना जाए, तलाशी ना हो, क्योंकि गाड़ी में 12 किलो विस्फोटक रखने के बाद इनके हाथ पैर भी फूले हुए थे। इन लोगों का सबसे बड़ा मकसद किसी तरह विस्फोटक को जयपुर की चौखट तक पहुंचाना था। अल सूफा संगठन के आतंकी मध्य प्रदेश के रतलाम से कार लेकर जयपुर की तरफ चले। ये दूरी थी 515 किलोमीटर की और सफर था करीब 10 घंटे का। लेकिन राजस्थान में दाखिल होने के बाद करीब 174 किलोमीटर चलते हुए जब ये लोग चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा पहुंचे, तब मामले का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। रतलाम से निम्बाहेड़ा तक इनकी गाड़ी बिना किसी रुकावट के पहुंची, लेकिन जब इनकी गाड़ी निम्बाहेड़ा इलाके में दाखिल हुई, तब एक पुलिस चेक पॉइंट पर इन्हें रोक लिया गया। राजस्थान पुलिस ने इनकी कार को जांच के लिए रोका। कार में 3 लोग सवार थे और तब ये तीनों ही घबरा गए थे। 30 मार्च को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निम्बहेड़ा के अंदर अगर पुलिस नाकेबंदी के दौरान रतलाम से पहुंची विस्फोटकों से लदी कार को रोकते नहीं और तलाशी में 12 किलो विस्फोटक जब्त नहीं करते और अगर 3 आतंकियों को नहीं पकड़ते, तो ये तीनों आतंकी अल्तमस, जुबैर और सैफुल्ला विस्फोटकों से लदी कार को निम्बहेड़ा से लेकर जयपुर पहुंच जाते। जुबैर, अल्तमस और सैफुल्ला तीनों हैरान शक्लो सूरत लेकर पुलिस को देखने लगे। पुलिस ने कहा कि गाड़ी की जांच करनी है और तीनों से फौरन बाहर निकलने को कहा। तब तीनों में से एक ने पुलिस से कहा कि गाड़ी में कुछ भी नहीं है, उन्हें देर हो रही है, पुलिस उन्हें जाने दे। लेकिन राजस्थान की पुलिस नहीं मानी। पुलिस ने फिर सख्ती से कहा कि गाड़ी चेक करानी होगी। इस पर तीनों में से एक ने पुलिस को 5 लाख रुपए रिश्वत देने की पेशकश की। बस यही सुनकर पुलिस का माथा ठनका।
राजस्थान के निम्बाहेड़ा और आसपास के इलाकों में अफीम की जबरदस्त खेती होती है। ऐसे में पुलिस को लगा कि अफीम के तस्कर हैं और इसलिए पुलिस को ये ऐसा ऑफर दे रहे हैं। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से इनके सामान की तलाशी लेना शुरू की तो इन्होंने घूस का ऑफर 20 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। जब तीनों ने पुलिस को 20 लाख रिश्वत देने का ऑफर दिया ताकि गाड़ी की चेकिंग ना हो, तो पुलिस वाले रकम सुनकर ही चौंक गए और तीनों को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहा। अब तीनों की तरफ से एक और पेशकश हुई। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस तलाशी नहीं लेती है तो मुंह मांगी कीमत चुकाएंगे। बस यहीं पर पुलिस का मूड बिगड़ गया और उसने तीनों को निकालकर जबरदस्ती तलाशी लेनी शुरू कर दी। जब डिग्गी खोली तो कार में 2 बैग रखे हुए थे। दोनों बैग में 6-6 किलो विस्फोटक रखा हुआ था। इन लोगों से 2 तरह के बैग मिले। एक बैग में 6 किलो सुरमई रंग का विस्फोटक था, तो दूसरे बैग में थोड़ा स्लेटी दानेदार विस्फोटक भरा हुआ था। इसके अलावा जिन बातों ने सबसे ज्यादा शक पैदा किया वो थे 3 टाइमर, बल्ब, तार और कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनके जरिए विस्फोटक को बम में तब्दील करना था। आतंकियों की गाड़ी से जो बरामद हुआ उसे देखकर राजस्थान पुलिस भी हैरान थी कि आखिर ये सामान कहां से लाया जा रहा है। शुरुआती नजर में वो समझ गई थी कि ये कोई विस्फोटक हो सकता है क्योंकि उसके साथ टाइमर और कनेक्टर जैसी चीजें भी थी। तीनों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी बुलेरो गाड़ी जिसका नंबर है MP43CA 7091 उसे कब्जे में ले लिया गया। ये गाड़ी रतलाम में रजिस्टर्ड है। एक संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली तो 3 व्यक्ति जो बहुत ही संदिग्ध उनका आचरण था और उनके पास से 12 किलो एक्सप्लोजिव्स प्लस टाइमर डिवाइस और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मिली। कार में सवार अल्तमस, जुबैर और सैफुल्लाह को फौरन हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ हुई तो पता चला कि तीनों मध्य प्रदेश के रतलाम से हैं और तीनों प्रतिबंधित संगठन अल सूफा के सदस्य हैं। तीनों को किसी तरह जयपुर के करीब पहुंचना था, लेकिन निम्बाहेड़ा में ही उनका प्लान फेल हो गया। जयपुर का नाम आया तो हमारे जयपुर ब्यूरो के संवाददाता भवानी सिंह उन तमाम लोकेशन पर पहुंचकर इस आतंकी साजिश की ट्रेल को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया। जयपुर से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले ये प्लान था कि जहां पर हम खड़े हैं वहीं पर ब्रिज के नीचे जमीन के अंदर इन विस्फोटकों को दबाना था। फिर उसके बाद में फोटो और वीडियो लेकर जो हैंडलर है रतलाम में बैठा हुआ आमीन, उसको भेजने थे। अल्तमस, जुबैर और सैफुल्लाह तीनों पर UAPA की धारा लगाई गई है। 31 मार्च को जारी पुलिस की प्रेस रिलीज में बताया गया है कि इन आतंकवादियों के पकड़े जाने के फौरन बाद NIA से संपर्क किया गया ताकि सूफा या किसी और बड़े संगठन को लेकर जांच को फौरन किसी नक्शे पर लाया जा सके। सूफा को लेकर खबरें पहले भी मिलती रही हैं, लेकिन इस तरह रंगे हाथ इनके आतंकियों का पकड़ा जाना पहली बार हुआ है। के बाद जो पूछताछ हुई उसमें उसके अनुसार ये अपने आप को अल सूफा संगठन से संबंधित बताते हैं। रतलाम के रहने वाले हैं तीनों के खिलाफ पूर्व में हत्या का प्रयास, मारपीट और इनके मुकदमे दर्ज हैं। और इनके पास जो सामग्री मिली, इनका कहना है कि जयपुर के पास किसी पर्टिकुलर जगह पे इनको इस सामग्री को सौंपना था और वहाँ की लोकेशन इनको अपने जिन्होंने इनको भेजा था उनके साथ शेयर करनी थी। सूफा की आतंकी साजिश के इन तीनों आरोपियों को जब चित्तौड़गढ़ जिला अदालत में पेश किया गया तो कोर्ट ने उन्हें ATS की 8 दिन की रिमांड में भेज दिया। जयपुर से लेकर रतलाम कनेक्शन मिलने के बाद हमारी रिपोर्टिंग टीम ने इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। NIA क्या कर रही है, दिल्ली में इसकी रिपोर्ट दीपक बिष्ट ले रहे हैं। तो दिल्ली से एक टीम मध्य प्रदेश के रतलाम रवाना हो गई। जयपुर में भवानी सिंह लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, तो दिल्ली से रिपोर्टर आनंद तिवारी और अरुण सिंह के साथ वीडियो जर्नलिस्ट नकुल शर्मा ने रतलाम पहुंचकर जांच शुरू कर दी। क्योंकि मामला आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इस पूरे केस की तह तक जाना बहुत जरूरी है। रतलाम में आनंद तिवारी और अरुण सिंह उस जगह भी गए जहां यह विस्फोटक छुपा कर रखा गया था।
रतलाम के मुंशीपाड़ा में इमरान खान का ये वो पोल्ट्री फार्म हाउस था जिसको जमींदोज कर दिया गया है। इस पर सरकारी बुलडोजर चला है। दरअसल इमरान खान जो अल सूफा का संदिग्ध आतंकी बताया जा रहा है, जो इस वक्त एटीएस की गिरफ्त में है। आप देख सकते हैं ये एक आलीशान फार्म हाउस था, पोल्ट्री फार्म हाउस था, जहां पर रिहाइश भी थी इमरान खान की, और यहां से कई दस्तावेज जो है वो एजेंसी ने बरामद किए हैं। पोल्ट्री फार्म है एक मीटिंग ग्राउंड्स की तरह उसको उपयोग में लाया गया है पिछले कुछ महीनों में, और संभवतः वहाँ पे ये जो घटना है हो सकता है कि उसकी मीटिंग वहीं हुई हो। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि साजिश तो फूल प्रूफ थी, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का वक्त आया तो सब कुछ पर्दाफाश हो गया। सूफा का मामला सिर्फ मध्य प्रदेश या राजस्थान तक महदूद नहीं है। इस पूरी तहकीकात में गुजरात और महाराष्ट्र भी वो राज्य हैं जहां से रतलाम के सूफा मॉड्यूल के कनेक्शन नजर आ रहे हैं। इसलिए अहमदाबाद में रिपोर्टर जनक दवे और मुंबई रिपोर्टर विवेक गुप्ता ने इंडियन मुजाहिदीन और सूफा के लिंक की पड़ताल शुरू कर दी। अब इस मॉड्यूल की जांच के लिए राजस्थान में क्या किया गया है वो देखिए। राजस्थान पुलिस ने एसआईटी बनाई है। एटीएस के डीआईजी की देखरेख में काम करेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए इसमें एक एएसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी भी हैं। राजस्थान एटीएस 20 और आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि उनका क्या रोल है। सभी का संबंध रतलाम के कट्टरपंथी संगठन अल सूफा से है। अभी तक 8 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सबका संबंध अल सूफा से है। उनमें से एक के तार आईएस से भी जुड़े हुए हैं। इस केस में जो बातें पूछताछ के बाद अभी तक सामने आई हैं, उससे पता चला है कि इस बार फिर जयपुर में 2008 जैसे ही सीरियल ब्लास्ट की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। अभी तक जो रिपोर्ट्स मिली हैं उनके मुताबिक जयपुर में 3 जगह हो सकती है जो सूफा के रडार पर थी। मई 2008 में जब जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे तब 8 धमाकों में 71 लोगों की जान गई थी। इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। तब नेटवर्क 18 संवाददाता भवानी सिंह जयपुर में ही थे और उन्होंने ही इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था। उन्हें राजस्थान के इतिहास में वो बहुत बुरा दिन आज भी अच्छी तरह याद है। इसी हवा महल के पास में एक साइकिल पर टिफिन में रखा बम फटा और उसके बाद 12 मिनट के अंतराल के अंदर इस 2 किलोमीटर की परिधि के अंदर 8 बम धमाके हुए, जिनमें 71 लोगों की जानें चली गई। इतनी अधिक मौतों की एक वजह रही इन धमाकों में इस्तेमाल किया गया अमोनियम नाइट्रेट और दूसरी वजह रही भीड़ भाड़ वाली लोकेशन। दो 2008 में जयपुर में हुए धमाकों के बाद अहमदाबाद और हैदराबाद समेत कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। पूरे देश में दहशत का माहौल खड़ा हो गया था। लग रहा था कि कोई शहर सुरक्षित नहीं है। सभी जगह स्लीपर सेल वाले हमले हो रहे थे। बाजारों, बस अड्डों, लोकल ट्रेन और ऐसी तमाम जगहों पर अलर्ट था। जयपुर भी इनमें से एक था। ऐसे में क्या सूफा एक बार फिर जयपुर जैसे धमाकों की साजिश रच रहा था? जो विस्फोटक बरामद हुआ था उसे लेकर जो शक है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। अब आतंकियों से जो विस्फोटक बरामद किया, माना जा रहा है कि वो अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। हालांकि फोरेंसिक जांच में पुष्टि होना बाकी है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये साजिश कितनी बड़ी थी। अब सवाल है कि आखिर सूफा ने जयपुर को ही क्यों चुना? सूफा अगर जयपुर में ही धमाके करना चाहता था तो इसके पीछे राजस्थान में सिमी का बड़ा नेटवर्क कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश के रतलाम से लेकर राजस्थान के जयपुर तक वो जिले हैं जिनमें किसी न किसी रूप में सिमी के आतंकी या कट्टरपंथी सक्रिय रहे हैं। मध्य प्रदेश से लगे राजस्थान के दक्षिणी इलाके और जयपुर के नजदीक का इलाका यानी पूर्वी राजस्थान वो जगह है जो कभी सिमी का गढ़ हुआ करता था।
अब सूफा की गतिविधियां भी इन्हीं इलाकों में दर्ज की जा रही हैं। जयपुर में 2008 में हुए बम धमाकों के बाद से ही सिमी हो या इंडियन मुजाहिदीन, जांच एजेंसियों की नजर ऐसे कट्टरपंथी संगठनों और उनकी गतिविधियों पर रही है। 2014 में राजस्थान एटीएस की एक बड़ी कार्रवाई में पता चला था कि इंडियन मुजाहिदीन ने सिमी को टेक ओवर कर लिया है। इसके बाद इन संगठनों और उनसे जुड़े आतंकियों ने अपने तौर तरीके बदले और बहुत ही सावधानी के साथ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने लगे। सूफा के इस मिशन में भी इसी बात का ध्यान रखा गया। इनका भी विस्फोटक को जयपुर से पहले एक महफूज जगह पहुंचाने का प्लान था। 10 किलोमीटर पहले का प्लान इसलिए किया विस्फोटकों को रखने का कि इससे पहले जितनी भी नाकाबंदी है, जितने टोल है, वो क्रॉस करके जयपुर की सीमा तक पहुंच जाते हैं। और जब जयपुर के बॉर्डर तक यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद में विस्फोटकों को शहर में ले जाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। राजस्थान एटीएस ने अभी सूफा के जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनमें रतलाम के अलावा 3 लोग चित्तौड़गढ़ और टोंक से भी हैं। इससे एजेंसियों को लग रहा है कि सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के साथ सूफा का नेटवर्क भी एक जैसा ही है। राजस्थान में सिमी का नेटवर्क जो काफी वक्त से निष्क्रिय था, अब लगता है कि सूफा के पैदा होने के बाद वो आतंकी नेटवर्क फिर जिंदा हो गया है। इसलिए हमलों की नई साजिश फिर तैयार होगी और फोर्स को और ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। तो देश में तेजी से पैर पसार रहे इस नए आतंकी संगठन पर एनआईए की कड़ी नजर है और ऐसे में 8 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। कई और अहम गिरफ्तारियां हो सकती है। इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सूफा का कमांड स्ट्रक्चर और इसका तमाम नेटवर्क। आप देखते रहिए सूफा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, असम में एनआईए की छापेमार कार्रवाई की गई है। बारपेटा और बोगाई गांव में यह छापेमार कार्रवाई हुई है। 11 जगह बताए जा रहे हैं जहां पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अलकायदा की साजिश में छापेमार कार्रवाई एनआईए की टीम करती हुई दिखाई दी है। 11 जगहों पर यह कार्रवाई की गई है असम में। इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए की छापेमार कार्रवाई हुई है 11 जगहों पर। सबसे बड़ी कार्रवाई असम में एनआईए की टीम करती हुई दिखाई दे रही है। बारपेटा और बोगाई गांव में एनआईए की टीम ने छापे मारे हैं। 11 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है एनआईए की तरफ से। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम की तहकीकात इस वक्त की जा रही है। इसके साथ ही अलकायदा की साजिश में भी छापेमारी की गई है एनआईए की तरफ से। तो एक और असम में एनआईए की छापेमारी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के 5 राज्यों में सबसे बड़ा खतरा बन चुके सूफा पर भी एनआईए की नजर है। सूफा की तहकीकात में वाकई बहुत बड़े प्लान का पर्दाफाश हुआ है। जयपुर ही नहीं, कई और शहर है जिनके खिलाफ यह साजिश रची जा रही है। अब इसी बात की जांच चल रही है। सूफा एक अरबी शब्द है, इसे अंग्रेजी में एक ग्रुप के तौर भी समझा जा सकता है, हिंदी में एक समूह भी कह सकते हैं। सूफा की शुरुआत रतलाम में लोगों की मदद करने वाले एक संगठन के तौर पर हुई थी, लेकिन यह रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे सूफा के 2 टुकड़े हो गए जब इमरान ने इसे एक आतंकी समूह में तब्दील कर दिया। सूफा का खतरा, उसका एजेंडा और उसके आतंक का नेटवर्क। सूफा का चेहरा कौन है? सूफा का मास्टरमाइंड कौन है? सूफा की सबसे बड़ी कड़ी इसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में मिली है। सूफा का उरूज जैसे जैसे हुआ, उसका पर्दाफाश इससे मिले विस्फोटक के साथ हुआ है। विस्फोटक मिला और धमाके का इरादा भी मिला है। विस्फोटक भी 1-2 किलो नहीं, 12 किलो।
और इसको प्लांट करने वाली जगह क्या थी। सूफा को लेकर शुरुआती जांच में इसका भी पता चल गया है। 3 आतंकी रतलाम से 12 किलो विस्फोटक और बम बनाने का जखीरा लेकर वाया निम्बेड़ा होते हुए जयपुर के लिए रवाना हुए। जयपुर से 10 किलोमीटर पहले जहां हम खड़े हैं वही आसपास की कोई लोकेशन है जहां पर ये जखीरा पुलिया के नीचे जमीन में दबाना था और उसकी तस्वीरें लेकर हैंडलर आमीन को रतलाम भेजनी थी। हालांकि एटीएस को अभी मौके की तस्दीक करानी है कि पॉइंट लोकेशन कहां है जहां पर यह जखीरा रखा जाना था। सूफा के आतंकियों की ट्रेल भी मिली है। सूफा की कोशिश पूरी थी, बस धमाका नहीं हुआ। सूफा की ब्लास्ट वाली साजिश की इन्वेस्टिगेशन मल्टी लेवल पर हो रही है और इसमें हमारे रिपोर्टर भी दिल्ली से रतलाम पहुंचे और जयपुर से चित्तौड़गढ़ भी स्पेशल टीम गई। वहीं अहमदाबाद और मुंबई में सूफा नेटवर्क उनसे बरामद हुए विस्फोटक पर लगातार नजर बनी हुई है। इस वक्त इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए सबसे बड़ा मिशन बन चुका है सूफा के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना। और यही वजह है कि अब सूफा की जांच एनआईए के दायरे में पहुंच गई है। जांच में एनआईए के आने का मतलब है कि सूफा की जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसको और भी ज्यादा साइंटिफिक तरीके से किया जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियां अभी फोन डिटेल से लेकर इनके मूवमेंट की सभी बातों को देख रही है। लेकिन विस्फोटक एक ऐसी चीज है जिसकी जांच से अब ये पूरा मामला और निर्णायक दौर में पहुंचाया जा सकेगा, यानी सूफा को लेकर जांच अब और तेज होने वाली है। सूफा के टारगेट पर जयपुर के अलावा कौन कौन से शहर हैं? सिमी और इंडियन मुजाहिदीन से आगे बढ़कर सूफा का कमांडर कौन है? सूफा को लेकर सबसे बड़ा खतरा क्या है और उस खतरे से कैसे निपटा जा सकता है? इसे लेकर इस इन्वेस्टिगेशन में जो 5 बुनियादी सवाल हैं, अब उन पर गौर कीजिएगा। पहला सवाल, सूफा संगठन क्या है और इसे कब बनाया गया? दूसरा सवाल, सूफा को बनाने का मकसद क्या था? तीसरा सवाल, सूफा को आखिर बनाया किसने? चौथा सवाल, क्या सूफा की शाखाएं हैं और अगर हां तो ये कहां-कहां तक फैली हैं? पांचवा और अभी तक के लिए सबसे बड़ा सवाल, सूफा से अभी तक कितने लोग जुड़े हैं और उन सब का बैकग्राउंड क्या है? अभी जो 6 आतंकवादी, 3 पहले और 3 बाद में पकड़े गए थे, वो 6 के 6 अभी राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। ये तय है कि कोई भी आतंकी की गतिविधि मध्य प्रदेश में हम सर नहीं उठाने देंगे। जो भी आतंकी की गतिविधि करेगा उसका फन कुचल दिया जाए। इन सब सवालों के जवाब और इस नए संगठन की आतंकी सोच को 2 लोगों की डिटेल से समझा जा सकता है। इन दोनों को बहुत अच्छी तरह पहचान लीजिए, क्योंकि अभी तक की जांच में पता चला है कि इन्होंने ही सूफा को इस लेवल पर पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल निभाया है। पहला है इमरान असजद और दूसरा है आमीन। ये दोनों मध्य प्रदेश के रतलाम से हैं, दोनों ही कस्टडी में हैं। इमरान असजद सूफा का मास्टरमाइंड बताया गया है और आमीन इस पूरे केस में आतंकियों का हैंडलर बताया जा रहा है। उस टाइम पर भी इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया था, किया गया था कि आप सुप्पा संगठन को चलाते, तो उनको सुप्पा संगठन उस टाइम भी छोड़े हुए 2 साल हो गए थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो शहर का माहौल खराब करना और अलग अलग जातिवाद जो व्यवस्था, जो मूल रूप के लिए जो सुप्पा ग्रुप बनाया गया था, उससे हटके वो काम करने लग गए थे। इमरान और उनके परिवार का घर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो सरकारी बुलडोजर है वो चला है। और भी जो लोग हैं जिन्हें अल सूफा संगठन से जुड़ा पाया गया था और जिन्हें एटीएस ने गिरफ्तार किया है, उन तमाम लोगों के घर को इसी तरह से जमींदोज किया गया है। और आप देख सकते हैं ये पूरा जो घर था ये इमरान का था। और जैसा कि परिवार ने बताया कि इमरान 2 साल यूएई में रहे हैं, वहाँ पर वो एक साइबर कैफे में काम करते थे। इसके पहले की पढ़ाई उनकी रतलाम से हुई है और यहाँ पर लगातार वो अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उनका एक भाई भी है जिससे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। और जो महिलाएं हैं
वो भी यहाँ पर हैं घर में। वो बता रही कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस आई और इमरान को यहाँ से लेके गई। अब हमारे जयपुर के रिपोर्टर भवानी सिंह को इमरान और आमीन के बारे में क्या शुरुआती जानकारी मिली है। उसके मुताबिक ये ग्रुप फिलहाल 2 लेवल पर काम कर रहा था, जिसमें इमरान ने अपना कुछ काम आमीन के हवाले कर दिया था। अल सुफा का जो सरगना है इमरान, वही मास्टरमाइंड माना जाता है और इसमें हैंडलर का काम कर रहा था आमीन, वो भी अल सुफा से जुड़ा हुआ है। और 2 अलग अलग टीमें काम कर रही थी। एक टीम जिसका काम ये था कि जो RDX है वो जयपुर तक पहुंचाना था, छुपाना था, उसके बाद में उसकी रिकॉर्डिंग करके वीडियो के माध्यम से भेजना था आमीन तक। सूफा के आतंकवाद का कमांड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सूफा का मास्टरमाइंड इमरान पूरे ग्रुप को कंट्रोल करता था। उसके नीचे आमीन ग्रुप के मेंबर्स को दिशा निर्देश देता, जो उसने जयपुर में विस्फोटक पहुंचाने के लिए भी दिए थे। यानी आमीन सेकंड इन कमांड के तौर पर सूफा का काम कर रहा था। दूसरी एक आतंकियों की टीम थी जिसका ये काम था कि जो बम तैयार हुए उनको प्लांट करना था और फिर धमाके को अंजाम देना था। और इस पूरे घटनाक्रम का भी वीडियो आमीन को भेजना था। यानी कि हैंडलर आमीन पूरे इस घटनाक्रम को हैंडल कर रहा था, निर्देश दे रहा था। लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो इमरान माना जाता है और एक असद, ये 2 माने जाते हैं। लेकिन अभी जो एजेंसियां जांच कर रही है उसमें ये आशंका ये भी है कि इसके पीछे और भी कोई बड़ा आतंकी संगठन हो सकता है। सूफा की जांच के लिए हमारी टीम मध्य प्रदेश के रतलाम में उन तमाम लोकेशन पर गई जहां से इसके बारे में कोई भी सुराग मिल सकता है। रिपोर्टर अरुण सिंह और आनंद तिवारी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट नकुल शर्मा की नजर ऐसे किसी भी लिंक पर थी जिससे सूफा का बारीक से बारीक लिंक मिल सकता है। सूफा के बारे में अभी तक जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली है। मध्य प्रदेश पुलिस के मुताबिक सूफा की शुरुआत एक एनजीओ की शक्ल में 2010 में हुई थी। तब इसमें 50 से भी कम सदस्य थे। जो सुप्पा ग्रुप बनाया गया था वो एज ए चैरिटी, मतलब एक हॉस्पिटल तामीर करना, जो जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके लिए पढ़ाई के लिए व्यवस्था करना और सब कुछ, मतलब एक टोटली जो समाज के अंदर गलत जो जा रहे हैं, जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उस नशे को खत्म करके उनको उस तरफ मोटिवेशन करना। ये वो बेहद ही गोपनीय दस्तावेज है जिसमें बाकायदा सूफा संगठन के बारे में बताया गया है। ये संगठन उज्जैन में एक संस्था के तौर पर रजिस्टर किया गया, जिसका नंबर था S210011653040620014। प्रचार प्रसार का जो काम कर रहे थे वो शादी और ब्याह की कुरीतियों को मिटाने के लिए और आपस में जो है ऐसे काम हो जिससे गरीब लोगों का फायदा हो, किसी के ऊपर जुल्म नहीं हो, उस चीज का प्रचार प्रसार, उस तरह की शिक्षा पद्धति और उस तरह का आपस में। ये संगठन समाज में कट्टरपंथी सोच और तौर तरीकों का हिमायती रहा है। सूफा ने मुस्लिम समाज में शादियों के तौर तरीकों और दूसरे कार्यक्रमों को हिंदू धर्म जैसे रीति रिवाज बताकर विरोध किया था। इससे जुड़े लोग धर्म की ज्यादा कट्टर तस्वीर दिखाकर लोगों को चरमपंथी सोच का बनाने की कोशिश करते रहे हैं। इमरान एक नोडल पॉइंट था जो बाकी लोगों को जोड़कर रखता था और जिसके माध्यम से जो उसकी आइडियोलॉजी है या फिर जो टारगेट्स हैं वो सेट करना, ऐसा अभी तक हम लोगों को अभी प्रारंभिक विवेचना में समझ में आ रहा है, जो हम लोग अपने स्तर पे भी ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों की जांच करें। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सूफा की शक्ल में ISIS का कोई मॉड्यूल काम कर रहा है? तब गृह मंत्रालय ने इसकी जांच के आदेश दिए थे और उससे निकलकर यह सामने आया कि इंडियन मुजाहिदीन के जो आतंकी कराची में बैठे हुए हैं वो राजस्थान के कुछ युवाओं को इंटरनेट के जरिए बरगला रहे हैं। इसी को लेकर बाद में राजस्थान की ATS ने NIA से संपर्क किया
और आईबी से भी बात की, ताकि सूफा को लेकर ये पता लगाया जा सके कि क्या इस टेरर नेटवर्क के तार भी कहीं पाकिस्तान या किसी और देश के आतंकी संगठनों से तो नहीं जुड़े हैं। अब तक हुई गिरफ्तारियों के बाद सूफा संगठन की जो हिस्ट्री निकलकर सामने आ रही है, उसने इसके इरादों को लेकर बड़ी फिक्र पैदा कर दी है। सूफा नाम का संगठन पहली बार 2014 में क्राइम वाली खबरों की सुर्खियां बना, जब रतलाम में कांग्रेस के एक स्थानीय नेता को गोली मारी गई और उसके बाद शहर में हिंसा हुई। बाद में रतलाम में ही बजरंग दल के एक स्थानीय नेता कपिल राठौर की उसी के होटल में हत्या कर दी गई। उसके एक साथी का भी मर्डर हुआ। बाद में यह संगठन जैसे गायब सा हो गया, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि सूफा फिर से उठने की कोशिश कर रहा है। हमारी टीम कपिल राठौर के भाई से मिली और जाना कि रतलाम में सूफा क्या खतरा रहा है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मौजूद हैं और ये वही महू चौराहा है, बस स्टैंड, जहां पर जो बजरंग दल के नेता कपिल राठौर है, उनकी ये शॉप थी। 2014 में शाम के वक्त जो अल सूफा संगठन, आतंकी संगठन जिसका नाम एक बार फिर से उभरा है, उसके 3 सदस्य यहाँ पर आते हैं, जिसमें हाल में जो राजस्थान से एटीएस ने जो आतंकियों को गिरफ्तार किया, उसमें एक सैफुल्ला नाम का जो संदिग्ध आतंकी था वो उस वक्त भी मौजूद था। और आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये कपिल राठौर की तस्वीर है। ये उस वक्त अपनी दुकान पे मौजूद थे और इनके ऊपर दर्दनाक फायरिंग हुई, जिसमें उनकी मौत हो गई। इनके जो भाई हैं वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये बजरंग दल के नेता थे कपिल राठौर, जिनकी दर्दनाक मौत हुई थी। और जो पुलिस से जानकारी मिल रही है कि जो अल सूफा जो आतंकी संगठन है, दरअसल ये इंडियन मुजाहिदीन और सिमी जो संगठन, शायद लोग समझते हैं कि वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये दोनों संगठन जिंदा हैं और उनकी सरपरस्ती जो है वो सीधे तौर पर पाकिस्तान ISI के साथ है। वहाँ किसी को गोली लगती है नगर निगम में, पता नहीं किसने मारी है, कारण नहीं पता है, लेकिन यहाँ उसका रिएक्शन देते हैं। ये किस कारण से? क्योंकि ये सिर्फ एक हिंदू नेता थे, गौ हत्या के विरोध में काम करते थे, लव जिहाद के विरोध में काम करते थे, किसी से कोई आपसी रंजिश नहीं थी। बाद में वहाँ गोली चलाने वालों को पता चलता तो उनका आपसी विवाद था वो, तो यहाँ घटना को अंजाम क्यों दिया गया? ये जो सैफुल्ला पकड़ा गया है अभी हाल में, निम्बा हेड़ा थे राजस्थान के, वो भी उस वक्त मौजूद था, उस पे भी चार्ज लगे थे और वो क्या उस समय छूट गया था, जिसके बाद अब ये फिर से पकड़ाया है? जी, इसमें पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही रही है उसको, जिस कारण से वो उससे कोर्ट से बरी हो गया है। बाकी सभी को उसमें सजा हुई है और आजीवन सजा काट रहे हैं वो। राजस्थान ATS इस वक्त मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ लगातार संपर्क में है। साथ में दूसरे पड़ोसी राज्यों को भी पूरी जानकारी दी गई है, ताकि सूफा के मॉड्यूल को लेकर अगर कोई नई बात है तो वो सबके सामने आ सके। इनमें इमरान की हर लोकेशन पर हमारी टीम गई और उसके बारे में जानकारी जुटाई गई। 2015 में इमरान और उसके साथियों वसीम अनवर और रिजवान पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके रतलाम के मकान नंबर 230 मोहन नगर में घर की तलाशी ली गई तो किताबों के बीच कुछ कारतूस मिले। भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने से जुड़े कुछ कागज मिले, ऐसा मध्य प्रदेश पुलिस का दावा है। इसके बाद उस पर आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। रतलाम में इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी टीम इमरान और आमीन के परिवार और उनके रिश्तेदारों से भी मिली और जाना कि ऐसा आखिर क्या था जिसकी वजह से सूफा संगठन एक आतंकवादी मानसिकता के साथ आज देश के लिए खतरा बन गया है। सूफा और इसके आतंकी नेटवर्क का उदयपुर कनेक्शन सामने आया है। टोंक से मुजीब नाम के एक शख्स को पकड़ा है जो गाइड का काम करता है। इसका रोल क्या है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन उदयपुर वो जगह है जहां पर निम्बेड़ा, रतलाम, मंदसौर, नीमच और जावरा के अपराधी फरारी काटने के लिए आते हैं। इसे ही उदयपुर नेटवर्क कहा गया है। सूफा की जांच जैसे जैसे बढ़ेगी तो बहुत सी बातें पता चलेंगी। इमरान और आमीन ने जिस आतंकी संगठन को इतने सालों में खड़ा किया, उसे लेकर 5 नए और सवाल उठेंगे। पहला कि क्या सूफा शुरू से आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है?
दूसरा, अगर शुरू से इसका मकसद आतंकवाद फैलाना था तो क्या इंटेलिजेंस इस मामले में फेल रही? तीसरा सवाल, जो 12 किलो विस्फोटक मिला वो रतलाम तक कैसे पहुंचा? इसमें कौन कौन शामिल था? सप्लाई रूट क्या था? चौथा सवाल, क्या सूफा को बनाने में किसी और आतंकी संगठन का हाथ तो नहीं है? पांचवा और सबसे बड़ा सवाल कि सूफा को फंडिंग कहां से होती रही है? के आतंकवादी और इनके अलग अलग कनेक्शन दोनों के मिले हैं, पर अभी कुछ भी कहना मेरे ख्याल से ये एक संवेदनशील मामला है, थोड़ा जल्दबाजी में। लगातार चाहे भोपाल के हों चाहे रतलाम के हों, जहाँ के भी हों, ये सभी केस एक साथ सौंप दिए जाएंगे। अब इस केस की जांच गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ भी बढ़ गई है और वहां से ऐसे इनपुट मिलने की संभावना है जो बताएगा कि इस टेरर ग्रुप के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहीं सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के कई मॉड्यूल एक्टिव रहे हैं। सूफा के आतंकियों से मिला 12 किलो अमोनियम नाइट्रेट इसके इंडियन मुजाहिदीन या सिमी वाली स्ट्रैटेजी पर जोर देता है। इंडियन मुजाहिदीन और सिमी से जुड़े जो केस हैं उसमें हमेशा अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल सामने आया है और इन दोनों संगठनों की तरफ से कभी आरडीएक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। यही वजह है कि सूफा के पीछे इन्हीं दोनों संगठनों वाली मॉडस ऑपरेंडी सामने आ रही है, ऐसा जांच एजेंसियां दावा कर रही हैं। 2011 को मुंबई के जावेरी बाजार के इसी खाऊ गली में शाम के तकरीबन 5 से 5:30 के आसपास इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड गली में भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई शख्स आता है और जहाँ पर ये टू व्हीलर जो पार्किंग देख रहे हैं वहाँ पर साइकिल से या जो टू व्हीलर है उसकी वहाँ पर वो पार्क कर देता है। पार्क करने के बाद वो शख्स यहाँ से चला जाता है। ठीक 6:30 बजे के आसपास एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में तकरीबन सिर्फ मुंबई के जावेरी बाजार इलाके में 12 से 13 लोगों की मौत हो जाती है। 11 जुलाई 2011 में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों ने मुंबई शहर में 3 बम धमाके किए थे, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इन सभी बम धमाकों में आतंकियों ने अमोनियम नाइट्रेट से बने आईईडी बम का ही इस्तेमाल किया था। ये सभी बम साइकिल या फिर टिफिन में फिट किए गए थे। एक शख्स से हम बात करेंगे जो इस पूरे मामले का आई विटनेस था। यहाँ पर भेलपुरी की इनकी दुकान है, यहाँ पर ये भेलपुरी दुकान लगाते हैं। अभी भी 2011 में भी ये इसी तरह की पापड़ और भेलपुरी दुकान लगाते हैं तो अभी भी लगा रहे हैं। इस पूरे बम धमाके में वो बुरी तरह घायल हुए तो इधर ही खड़ा था जगह पे बना रहा था पापड़। अचानक हुआ धमाका। किस जगह होता है बता सकते हैं? उधर हुआ था, बाइक के पास पूरा फैल गया था। तो आपको भी चोट लगी थी? हाँ, पूरा हाथ जल गया था, पूरा फेस जल गया था। जो हाथ जले हुए हैं वो उसी समय के हैं। अगर मैं अपने कैमरे से बोलूँ तो अभी से देखिए ये जो इंजरीज हुई थी उसके निशान अभी भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं। आपके कान में भी चोट लगी थी? कान पे बाई साइड में लगा। ये पूरा जल गया था? हाँ, इसलिए इस साइड से हुआ तो एक पूरा फेस एक तरफ का पूरा जल गया था। ओके, तो ये इसमें आपके मालिक की भी डेथ हो गई थी? हाँ। गुजरात में ऐसे ही गुट यानी इंडियन मुजाहिदीन और सिमी का क्या रोल रहा है, इसे भी समझना जरूरी है। जनक दवे ने अहमदाबाद से क्या रिपोर्ट भेजी है वो देखिए। अहमदाबाद को दहलाने के लिए इंडियन मुजाहिदीन ने 26 जुलाई 2008 को सिलसिलेवार धमाके किए। इन धमाकों में सबसे बड़ा धमाका अहमदाबाद सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर यानी बिल्कुल इसी जगह पर हुआ। ये धमाका डेडली कॉम्बिनेशन वाला था, एमोनियम नाइट्रेट और गैस सिलेंडर। इस धमाके में 37 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने ज़्यादातर आतंकियों को पकड़कर इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़ दी थी। हालांकि जेल में रहकर भी आतंकी इस तरीके की आतंकी घटनाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहते थे, तभी तो जेल से भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकामयाब रही और उसके बाद सूफा का जन्म हुआ। इंडियन मुजाहिदीन की जो कमियां थी उससे सबक लेते हुए सूफा ने ऐसे मॉड्यूल बनाए कि एक मॉड्यूल अगर पकड़ा भी जाता है तब भी दूसरा मॉड्यूल में रहे लोगों की गिरफ्तारियां ना हो।
लिहाजा सूफा की गंभीरता को गुजरात एटीएस ने भी समझा है और आरोपियों से पूछताछ भी की है। और अभी तक जो पता चला है उसके मुताबिक जिस तरह इंडियन मुजाहिदीन में भटकल मॉड्यूल था, ऐसे ही इस केस में शेरानीपुरा मॉड्यूल था। सभी आरोपी एक ही जगह से ताल्लुक रखते हैं। शेरानीपुरा रतलाम में एक जगह है जहां पर इन आरोपियों का घर है और यही वजह है कि इसे अब शेरानीपुरा मॉड्यूल कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने अब तफसील से इस इलाके में जांच शुरू की है ताकि आरोपियों के बारे में, सूफा से जुड़े लोगों के बारे में पता चल सके। 14 से 2016 के बीच सूफा से 100 लोग जुड़े हुए थे, लेकिन आगे चलते चलते बहुत से लोग ऐसे हो गए जो उसकी कट्टर विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते थे। लिहाजा अब मौजूदा परिस्थितियों में इमरान के साथ सिर्फ 5 लोग ही बचे हुए थे जो उससे जुड़े थे। तब इमरान के साथ जो लोग आए उनमें आमीन फावड़ा, हाजी और एक और आमीन शेठ नाम का व्यक्ति था। इनके साथ 3 और लोग शामिल हुए जिनमें जुबैर, अल्तमस और सैफुल्ला थे। अल्तमश और सैफुल्ला का नाम साल 2015 में रतलाम में बजरंग दल के कपिल राठौर की हत्या में आया था, लेकिन सबूत न होने पर बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। ये सभी आपराधिक छवि के लोग रहे हैं और ऐसे में इमरान के लिए इनको साथ लेना आसान हो गया ताकि वो अपने नापाक हरकतों को आराम से अंजाम तक पहुंचा सके। लेकिन इस बार वो बुरे फंसे हैं।